नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे सामाजिक विज्ञान के साथ ग्रीन पब्लिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो क्लास पहले बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और करना न भूलें। तो आज का क्लास हम लोगों का जो शुरू होने वाला है पर डे की तरह, आज पुनः हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के विषय को लेते हैं। तो आज का हमारा विषय जो है वह है लोकतंत्र के परिणाम। शासन के रूपों में अनेक रूप देखे गए हैं। आज जो अधिकांश देशों में लोकतंत्र हैं उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, ये ऐसे टॉपिक पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह 3 प्रकार के प्रश्न जैसा कि हर टॉपिक में चल रहा है। और वह है बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 अंक का होगा। कितने का होगा? 1 अंक का। वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे जो 4 अंक के होंगे। और वर्णनात्मक 2 का जो पार्ट होगा वहां से 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो अब तक आप लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। तो लाइक करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो शुरू करें बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है क्या? तो पहले क्वेश्चन पर हम नजर रखते हैं। एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से किस तरह बेहतर है? यहां का प्रश्न है कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की एक प्रणाली है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। निश्चित रूप से अन्य जो शासन है, चाहे राजतंत्रात्मक हो, चाहे निरंकुश हो, चाहे बहुतंत्री शासन, यहां अन्य शासन व्यवस्थाओं से यह किस तरह बेहतर है? कैसे आप कहेंगे यह बेहतर है? तो यह इसी रूप में बेहतर है। यहां विकल्प दिया है कि किस रूप में बेहतर है। पहला है यह वैध शासन व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था बच्चों होती है वो वैध है। यह किसी पर जोर जबरदस्ती, हिंसा, प्रभाव सब करके या तानाशाही प्रवृत्ति से स्थापित नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा एक वैध मान्यता, कानूनी मान्यता प्राप्त है, जनता के द्वारा बनाया हुआ शासन व्यवस्था है। तो पहला है कि यह शासन लोकतंत्र जो है यह वैध शासन व्यवस्था है। दूसरा है सही वैध है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। दूसरा है कि इस शासन तंत्र में भ्रष्टाचार न होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार होगा तो जनता तक बातें जाए, जनता के बीच में निकलेगी और आने वाली सत्ता इस भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगी। तो भ्रष्टाचार नहीं होता। दूसरा है यह कार्य कुशल होता है। शासन सत्ता पर पहुंचते हैं जनता के माध्यम से, और जनता के माध्यम से अपनी कार्य कुशलता, कार्यों को बता करके, अपनी योजनाओं के बताते हुए शासन सत्ता तक पहुंचते हैं। इसलिए वह उस कार्य को बड़े ही कुशलता से करने भी चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह कार्य कुशल होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से अन्य शासन में से किस तरह बेहतर है, यह इसी रूप में बेहतर है कि अन्य भी शासन व्यवस्थाएं वैध शासन का रूप नहीं ले पाती। उसमें भ्रष्टाचार होता है अन्य शासनों में, और यह कार्य कुशलता तो छोड़ ही दीजिए, उनकी इच्छा के अनुरूप चलता है। तो यहां पर यह प्रश्न जो है इसमें विकल्प कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी। यह वैध शासन होता है, कार्यकुशल भी होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता। तो यहां उत्तर कौन सा होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। चलिए दूसरे प्रश्न को देखें। किस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है? लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली जो चल रही है उससे काफी आगे है। ये किस माने में माना जाए कि यह शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से काफी आगे है? इसलिए यह प्रणाली अन्य प्रणाली से ज्यादा महंगी है कि केवल यही एक ऐसी शासन प्रणाली है जो व्यक्ति की गरिमा,
किसकी? व्यक्ति की गरिमा और उसकी आजादी को गारंटी देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, व्यक्ति की गरिमा, पद प्रतिष्ठा का स्थान देता है। यह चीजें अन्य शासन प्रणालियों में नहीं दिखाई देती है। तो यह भाग किस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से आगे है? तो किस रूप में आगे है कि यह व्यक्ति की गरिमा और उसकी आजादी, यहां व्यक्ति की गरिमा और उसकी आजादी को काफी महत्व दिया जाता है और इसी रूप वजह से यह अन्य शासन प्रणालियों से अधिक। आर्थिक विकास और लोक कल्याण, समानता और धर्म, शांत व्यवस्था और स्वतंत्रता, तो सबसे ज्यादा जो अन्य प्रणाली से आगे कर रहा है वह है व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है बच्चों कि लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? लोकतांत्रिक बहुत सारे देश हैं, उसमें भिन्नताएं कहां पाई जाती हैं? तो भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नताएं भी होती हैं, आर्थिक भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं भी होती हैं। अर्थात प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में अपनी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, जो सामाजिक रूप से भी कहा जाता भिन्नता पाई जाती है बच्चों, और आर्थिक रूप से भी भिन्नता आती है और सांस्कृतिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ का उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। बढ़े अगले प्रश्न पर ध्यान दें हम। अगला प्रश्न हमारा है, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक जो विकास होता है, देश का, ध्यान देना, जो देश का आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वह किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है देश का आर्थिक विकास? तो वैश्विक स्थिति निश्चित है, किसी देश का आर्थिक विकास उसकी वैश्विक स्थिति पर निर्भर, वैश्विक स्थिति उसकी क्या है इस पर निर्भर करता है। और देश का आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार पर भी निर्भर करता है। यह भी विकल्प सही है। अन्य देशों से सहयोग, देश का आर्थिक विकास अन्य देशों से जो सहयोग लिया जाता है उस पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब यहां का जो उत्तर होगा वह क्या होगा बेटा? उपर्युक्त सभी। यहां का प्रश्न हमारा क्या है? उपर्युक्त सभी। देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? उपर्युक्त सभी। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से किस तरह की उम्मीद करना उचित है? व्यवहारिक धरातल पर अगर देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक सरकार से किस तरह की जनता को उम्मीद करना उचित है? जनता सरकार से क्या उम्मीद कर सकती है, क्या अपेक्षा कर सकती है, उसमें क्या उचित है उससे अपेक्षा करना? यह है कि लोगों की मांग और जरूरतों को ध्यान रखे। लोकतंत्र की सरकार की सबसे पहली जनता की उम्मीद है कि जो मांग जनता के द्वारा की जा रही है उसकी जरूरतों को जरूर ध्यान रखें, लोगों की भावनाओं का ही ख्याल रखें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे, उपर्युक्त सभी। कहने मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार से किस तरह की उम्मीद की जाती है? यह सारी उम्मीदें हैं कि वह लोगों की मांग और जरूरतों को जरूर ध्यान रखें, लोगों की अपेक्षा क्या है उसे कैसे पूरा किया जाए, यह लोकतंत्र का, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखे, यह लोकतंत्र का परिहार्य आवश्यकता है, उसे करना चाहिए। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, यह प्रयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर देखा जाए, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी सामान्य व्यवस्था होती है? एक लोकतांत्रिक देश में कौन सी, एक लोकतांत्रिक जो देश है विश्व में, जो लोकतांत्रिक देश है उसमें सामान्य व्यवस्था कौन सी, क्या उसमें कॉमन मिलता है, सामान्य रूप से क्या व्यवस्था सामान्य रूप से पाई जाती है? तो यहां कह रहा है औपचारिक शासन, सही है। यहां क्या है? औपचारिक संविधान और चुनाव और राजनीतिक दल। प्रत्येक लोकतंत्र में औपचारिक संविधान है, चुनाव और राजनीतिक दल दोनों होते हैं लोकतंत्र में। नागरिकों के अधिकार भी दिए गए हैं
उपर्युक्त सभी प्रायः जितनी बातें कही गई हैं, औपचारिक संविधान का हो, चुनाव और राजनीतिक दल का हो, नागरिकों के अधिकार का हो, यह प्रायः सभी लोकतांत्रिक देशों में कॉमन रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? आप स्वयं सोचिए कि लोकतंत्र को अच्छी सरकार क्यों माना जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को अच्छी इसलिए माना जाता है, सबसे पहला है कि व्यक्ति की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता सुरक्षा को बनाए रखना, ये लोकतंत्र का सबसे पहला संकल्प है। लोकतंत्र का पहला संकल्प ही क्या है कि उसकी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, अर्थात समानता को लाना। समानता को के साथ व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना अर्थात समानता, अपने लोगों के बीच में समान व्यवहार हो, किसी को ज्यादा हिमायती किसी को कम नहीं, समानता होनी चाहिए। समाज में समानता एकरूपता का भाव होना चाहिए। देश की नजर में टकराव को अच्छी तरह से संभालना, टकराहट आपसी विचारों का जो वैमनस्य चलता है उसमें टकराव को हो रहा उसको विशेष करके संभालने की क्षमता हमारे किसके अंतर्गत है? लोकतंत्र के अंतर है। गलतियों को सुधारने की आशा, बेहतर निर्णय होना, उपर्युक्त सभी। तो लोकतंत्र का सबसे अच्छी सरकार इसीलिए कहा जाता है कि जहां समानता को बढ़ाता है वहीं व्यक्ति की गरिमा और आपसी जो टकराहट होती है उसे भी संभालने की उसकी क्षमता है और गलतियों को सुधार करने और बेहतर सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लेता है। अर्थात यहां जितने दिए गए हैं वह सभी, यहां पर उत्तर हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, जरा इस पर ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न है कि नागरिकों को सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सरकार के नियमों का, सरकार के क्या नियम है, कानून है, पर नियम है, ऐसे सरकार के नियमों कानूनों का परिपालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना, यह नागरिकों का क्या है? यह नागरिकों की पारदर्शिता है। सरकार के नियम कानून पर नियम की जानकारी प्राप्त करना, यह नागरिकों का क्या है? पारदर्शिता है। क्या है? पारदर्शिता है। सूचना का अधिकार नहीं बल्कि क्या है? यह पारदर्शिता है। यहां का सूचना का अधिकार दिया गया, नियमावली दिया गया, पारदर्शिता, नागरिक कर्तव्य, तो यहां क्या होगा? पारदर्शिता है। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त? सरकार एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, इस देश के प्रत्येक जनता की जानकारी कैसे प्राप्त करती है, उसका सबसे सटीक क्या है कि किसी परिवार, देश के प्रत्येक नागरिक की जानकारी को कैसे लेता है। तो यहां विकल्प देखा जाए, विकल्प क्या? सूचना के अधिकार द्वारा? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति परिवार को सूचना के अधिकार पुलिस के माध्यम से? नहीं। निगरानी विभाग द्वारा? नहीं। पहचान पत्र या राशन कार्ड द्वारा? पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करती रहती है। उन क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन खराब रहा। उन क्षेत्रों का, वह क्षेत्र बताना है जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बिल्कुल क्या रहा? खराब प्रदर्शन रहा है। पहला, नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करना, नागरिकों को साथ सूचनाओं का साझा करना, लोगों की जरूरतों और मांगों की ओर ध्यान देना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। तो नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करना, यह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का में अगर कहा जाए तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा। तो यहां का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सबसे, अब तक कहा जाए तो, खराब प्रदर्शन रहा है। तो अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? कौन सा ऐसा देश है जहां
विकल्प के आधार पर करा कि एक देश को छोड़ दीजिए, बाकी सारे देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है, तो वह देश कौन है? जरा विकल्प देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो केवल आज की देश में कहा जाए कि पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को बच्चों क्या दी जा रही? प्राथमिकता दी जा रही है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कहां है? पूरी शक्तियां कहां हैं? तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में ही यह वर्णन है कि हम भारत के लोग। इसका भाव ही है कि भारत की संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निवास करती है। तो यहां का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। यहां उत्तर क्या होगा? जनता। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? विकल्प दिया गया है, यहां यह देखना है इसमें कौन से चीजें हैं विकल्पों में जो लोकतंत्र से संबंधित है। जरा देखा जाए लोकतंत्र से संबंधित है कि नहीं। पारदर्शी शासन, बिल्कुल लोकतंत्र से ही संबंधित है। पारदर्शी शासन, शासन सत्ता, जनता की मनोभावों को पारदर्शिता पूर्वक समझना, उनकी मांगों को पूरा करना, उनकी भावनाओं का कदर करना, यह पारदर्शी शासन की ही व्यवस्था है। वैध शासन, बिल्कुल वैध शासन, अवैध रूप से शासन सत्ता पर नहीं पहुंचा जाता, कानूनी व्यवस्था के माध्यम से एक वैध शासन है, यह भी सही है। उत्तरदायी है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और प्रतिनिधि जो जाते हैं अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी जाते हैं। अगर नए कार्य अपने कार्यों की जो जिम्मेदारी लेकर शासन सत्ता तक पहुंचे, अगर उस कार्य को नहीं करते हैं तो उन्हें आने वाले 5 सालों में हटाया जाएगा। तो यहां पर कौन सा होगा? इनमें से सभी। तो लोकतंत्र से संबंधित है, तीनों सही। पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, वैध शासन, इनमें से सभी। लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। अन्य व्यवस्थाओं से क्यों अच्छी है? सबसे पहले हमारी अन्य व्यवस्था से अच्छी होने के पीछे यह है कि अन्य व्यवस्थाओं में नागरिकों में समानता नहीं रखा गया है, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत बच्चों सभी नागरिकों को समानता की भावना को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाती है। और इस आधार पर कह सकते हैं कि विकल्प जो क और ख है, यहां दोनों सही हैं। यही अन्य व्यवस्थाओं से इसे क्या बनाती है? अच्छी बनाती है। कौन सी व्यवस्थाओं से अच्छी? क्योंकि नागरिकों में जो समानता है वह केवल लोकतंत्र की शासन बढ़ाती है और व्यक्ति की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, बरकरार रहे, इसकी भी रक्षा लोकतंत्र के अंतर्गत की जाती है। अन्य शासन व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता। तो यहां उत्तर क्या होगा? उत्तर ग, जिसमें कहा गया क और ख दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों वर्णनात्मक से है, जो 4 अंक के होंगे। और 4 अंक के जो प्रश्न दिए जाए हैं, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लिखने का होगा, और बड़ा कैसे लिखा जाए, प्रश्न कैसे पूछा जाए, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। देख रहे हैं प्रश्न क्या कर रहा है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है और इस अर्थ के तहत इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा तो विद्वान लोग दिए हैं। अब विद्वानों में कई नाम आते हैं। अब्राहम लिंकन आता है, सीले आते हैं, डायसी आते हैं, गैटेल आते हैं, बहुत सारे परिभाषा अपने अपने ढंग से लोकतंत्र के दिए। लेकिन यहां पहला प्रश्न क्या है? परिभाषा से पहले कहा इसका अर्थ क्या है। लोकतंत्र का बच्चों अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ जानने के लिए लोकतंत्र के शब्द को देखा जाए। शब्द क्या है? तो लोकतंत्र लोकतंत्र अंग्रेजी के किससे बना है? डेमोक्रेसी। किससे बन रहा है? डेमोक्रेसी से हमारे लोकतंत्र की उत्पत्ति हो रही है। आज लोकतांत्रिक शासन में किससे हमारे लोकतंत्र की उत्पत्ति हो रही है? डेमोक्रेसी से उत्पत्ति हो रही है। और डेमोक्रेसी जो यह शब्द है, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, ग्रीक भाषा के कितने शब्द? 2 शब्द,
डिमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? डिमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डिमोस और क्रेसिया से मिलकर बना। ग्रीक भाषा के शब्द डिमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है प्रजा, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन या सत्ता। डिमोस का अर्थ क्या होगा बच्चा? जनता, और क्रेसिया का अर्थ है शासन। अतः लोकतंत्र, अब क्लियर हो गया कि लोकतंत्र का जो अर्थ है वह डेमोक्रेसी पर है। अंग्रेजी की डेमोक्रेसी ग्रीक शब्दों से, डिमोस और क्रेसिया से। डिमोस का अर्थ होता है क्या? प्रजा, जनता, और क्रेसिया का अर्थ है शासन व्यवस्था, सत्ता। अतः लोकतंत्र है क्या? अब इसके शब्दों के आधार पर आपको लिखना है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता कहां रहेगी? जनता के हाथों में। सत्ता कहां रहेगी? जनता के हाथों में। जिस शासन व्यवस्था की बागडोर जनता के हाथों में है उसी को डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहा जाता है। तो लोकतंत्र का अर्थ तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या देना है? अर्थ हम देखिए बता दिए। अब हमें क्या देना? परिभाषा देना है। क्या देना है? परिभाषा। तो परिभाषा 1, 2, 3, 4 कई लोगों के द्वारा दिया गया, बहुत सारे विद्वान हैं। तो इनमें जो प्रमुख परिभाषाओं के रूप में यहां दर्शाया गया है उसमें एक नाम है सीले। क्या नाम है? विद्वान थे एक, इसकी परिभाषा क्या दे रहे हैं वह नाम आपको याद रखना है, और उनकी परिभाषा इन्होंने जो कही वही आपको लिखना भी है। लिखिएगा। तो अनेक विद्वानों के बीच में परिभाषाएं जो दी जा रही उनमें एक है सीले। वह कहते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। ये तो सही है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। अब इन्होंने परिभाषा दिया लोकतंत्र शासन व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। भाई जहां जनता के द्वारा शासन चलता हो, यही अभी कहा गया डेमोक्रेसी के भाव में। सीले ने क्या कहा? लोकतंत्र एक व्यवस्था है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, मेन बात यही आपको याद रखना, जहां प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, जहां शासन सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो उसी को बच्चों क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। याद नहीं होगा? होगा। क्या कहोगे? सीले ने क्या कहा? लोकतंत्र शासन का एक रूप है, और वह शासन कैसा होगा? जहां प्रत्येक व्यक्ति शासन सत्ता में क्या ले? भाग ले। प्रत्येक व्यक्ति का शासन सत्ता में क्या हो? भाग हो। उसी को क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र। अब इसी लोकतंत्र को सीले ने जहां प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो वहां लोकतंत्र का, डायसी ने इसको क्या किस रूप में देख रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। सही है। अलोकतंत्र शासन व्यवस्था है, यहां भी है, और यहां प्रत्येक व्यक्ति भाग रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं? जिसमें शासक वर्ग अपेक्षाकृत राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है। इन्होंने क्या कहा? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, यहां का शासक वर्ग अपेक्षाकृत राष्ट्र का एक बड़ा भाग होते। एक बड़ा भाग अर्थात जनता। शासक वर्ग राष्ट्र का एक बड़ा भाग अर्थात उसी के शासन के तहत चले। शासक वर्ग राष्ट्र का अपेक्षाकृत क्या हो? एक बड़ा भाग हो, उसे क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र। किसने कहा? डायसी। अब बात आती है, एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। इन्होंने उसी बात को कैसे कह रहे हैं, कैसे परिभाषा दे रहे हैं? यहां की परिभाषा में बहुत अंतर नहीं। प्रत्येक व्यक्ति भाग ले शासन में, और शासक वर्ग है क्या? राष्ट्र का एक बड़ा भाग है। शासक वर्ग क्या है? राष्ट्र का है। वहां का प्रत्येक जनता का प्रत्येक व्यक्ति भाग ले, और यहां क्या कहा? शासक वर्ग अपेक्षाकृत राष्ट्र का एक क्या हो? बड़ा भाग हो। और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दे रहे हैं उनके साथ। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। तो अर्थ भी क्लियर हुआ। परिभाषा यहां कितने लोगों को दिया गया? सीले, डायसी और अब्राहिम, और एक विद्वान आते हैं लॉर्ड ब्राइस।
इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए क्या कहा, जरा देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शासन की जो शक्ति है, लोकतंत्र क्या है, एक शासन है, यही बात इन्होंने कहा, शासन व्यवस्था है, शासन है, लेकिन इन्होंने कहा शासन की जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग विशेष अथवा वर्गों में नहीं। यह शक्ति जो है शासन की एक शक्ति है, लेकिन यह शक्ति जो है एक व्यक्ति में भी ना हो, एक वर्ग विशेष में भी नहीं अथवा वर्गों में नहीं पाई जाती, बल्कि संपूर्ण समुदाय के हाथों में रहती है। ब्राइस ने क्या कहा, एक वर्ग में नहीं, एक वर्ग विशेष में नहीं, बल्कि कहां पाई जाएगी, बल्कि संपूर्ण समुदाय के हाथों में जब शासन सत्ता रहेगी तभी वह लोकतंत्र है, संपूर्ण समुदाय में, बात इन्होंने कहा। तो लॉर्ड ब्राइस ने भी दिया। इन परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकते हैं कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश के शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इन सारी परिभाषाओं में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र में है क्या, लोकतंत्र में जनता का शासन और जनता के शासन के लिए एक प्रतिनिधि व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई, और यह प्रतिनिधि जो शासन सत्ता में भागीदारी करेंगे अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हों, इसी को क्या कहा गया, लोकतंत्र। तो चले बच्चों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या, अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। भाई लोकतंत्र में यहां प्रश्न कर रहा है, लोकतंत्र के शासन में सरकार का जो है उत्तरदायी होना आवश्यक क्यों है। उत्तरदायी, यहां का दूसरा प्रश्न वही है, लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है। उदाहरण देकर उत्तर दीजिए। लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायी क्यों है, यहां पर है कि लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी इसलिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकारें प्रायः प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र सरकार को प्रायः क्या कहा जाता है, प्रतिनिधात्मक या प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे शासन में भाग नहीं लेते हैं। प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन को आज ज्यादा से ज्यादा क्या कहा जाता है, प्रतिनिधात्मक शासन। अब प्रतिनिधात्मक शासन कहा जाए, प्रतिनिधित्व जो होते हैं लोकतंत्र में, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग जो होते हैं सीधे शासन में भाग नहीं लेते, अर्थात जनता सीधे शासन में भाग नहीं लेती, बल्कि चुनाव के प्रक्रिया द्वारा या चुनाव के माध्यम द्वारा वे अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं। किसके प्रक्रिया द्वारा, जनता ही हम किसको चुना, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। यही प्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं सारी जनता के लिए क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और इन्हीं के द्वारा सरकार चलती है। चूंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे जन सामान्य के कल्याण के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। किसके द्वारा चुनी जाती, जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा चुनी जाती, जनता के हितार्थ उन्हें कार्य करना पड़ेगा, जन कल्याणकारी कार्य करना पड़ता है, और कार्य करने पड़ते हैं। सरकार को समाज समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, उत्तरदायी मान लें। अपने कार्यों के प्रति शासन कहां से चुना जा रहा है, ध्यान देना, शासन सत्ता कहां से स्थापित हो रही, जनता के द्वारा चुने गए हैं। क्योंकि जनता डायरेक्ट रूप से शासन सत्ता में भाग नहीं लेती, और शासन सत्ता में भाग लेते कौन है, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, और चुनते हैं ऐसे प्रतिनिधि को जो जनता की भावनाओं का कद्र रखते हुए अपनी नीतियों का निर्णय लेते हैं। और जब इन्हें चुनकर भेजे जाते हैं
तो वह जब चुनकर के शासन सत्ता में बैठते हैं तो जनता के हितार्थ जन कल्याणकारी योजनाओं को सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक, या हम कहते हैं कि उत्तरदायी शासन है। शासन सत्ता अपने कार्यों के लिए, अपने नीतियों के लिए, अपने कानून के लिए किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलें बच्चों अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किन्हीं 4 तरीकों को स्पष्ट कीजिए जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं असमानता और गरीबी को कम करने में समर्थ रही है। यहां कह रहा है कि किन्हीं 4 तरीकों को आप बताइए जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं असमानता और गरीबी को कम करने में समर्थ रही। वही प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। यहां यह बताना है कि वह कौन से 4 तरीके हैं जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं असमानता और गरीबी को कम करने के लिए लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, जिसे कितना कम किया गया है। तो जरा देखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत जब देश में आर्थिक विकास क्या होगा? तेज होता है। आर्थिक इकोनॉमिक डेवलप उसका बढ़ता है, तेज होता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक समानता तो कायम रहती ही है। आर्थिक विकास तेज होगा तो राजनीतिक समानता तो रहेगी, लेकिन आर्थिक समानता कायम नहीं रह पाती। आर्थिक विकास के साथ साथ याद रखिएगा, जब देश का आर्थिक विकास होगा तो राजनीतिक समानता तो वैसे रह जाती है, लेकिन आर्थिक समानता कायम नहीं रह पाती देश के आर्थिक विकास पर। अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक समानता तो है, लेकिन आर्थिक समानता का रेशियो जो है घट बढ़ सकता, बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार अधिक आय वाले, जो ऐसी स्थिति में जहां राजनीतिक समानता बरकरार लेकिन आर्थिक समानता की खाई लंबी होती जा रही है, ऐसी स्थिति में सरकार अधिक आय वालों से क्या लेती है? टैक्स, कर के रूप में रकम को वसूल करती है। जब आर्थिक विकास होगा तो मान लीजिए किसी की आय अधिक हो गई तो अधिक आय वाले को से सरकार क्या लेती है? टैक्स कर के रूप में वसूलती है। और यह टैक्स जो होता है, जो अधिक आय वाले हैं, इन टैक्सों से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई कल्याणकारी कार्य करती है। आर्थिक विकास के साथ साथ रेशियो जब धन का बढ़ा तो जो बड़े लोग हैं उनसे सरकार टैक्स लगा देती है। आय से अधिक एक आंकड़ा आता है, इससे अधिक आय वालों पर टैक्स लेती है, और वह टैक्स लेकर के सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करती है या जन कल्याणकारी करती है। जैसे इन्हीं टैक्सों की बदौलत सरकार क्या करती है? अस्पताल, सरकारी स्कूल, जन वितरण प्रणाली, दुकान, अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जिससे आर्थिक विषमता में क्या हो जाती है? कमी आती है। आर्थिक विषमता को इसी आधार पर कम किया जाता है। असमानता और गरीबी कम करने के लिए कितने उपाय किए गए? पहला देखिएगा, गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं चलाना। और जन कल्याण योजनाएं किससे होंगे? जो अधिक धनी हैं, आय से अधिक संपत्तियां हैं, उन पर सरकार टैक्स लगाएगी और यह टैक्स के द्वारा वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी कार्यों को करेगी। आगे है बेरोजगारियों को बेरोजगारी भत्ता देती है। बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी देती है। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। निर्धन वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती है। यह सब हमारे क्या हैं? लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? और यह लोक कल्याणकारी जो भी कार्य किए जा रहे हैं, लोक कल्याणकारी जो भी कार्य किए जा रहे हैं, यह टैक्स के करों से ही निर्गत होते हैं, टैक्स से ही लाए जाते हैं। तो हो गया क्लियर बच्चों? तो चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई 3 लाभ बताइए। लोकतंत्र के गुण क्या हैं? लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह जनता का शासन है और प्रत्येक जनमानस में राष्ट्र के बाद राष्ट्र के प्रति एक अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जनता का स्वयं शासन है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है, जनता के अधिकारों की सुरक्षा होती है, जनता के मनोभावों के अनुकूल सरकारें कार्य करती हैं। तो यहां क्या कर रहा है कि लोकतंत्र के प्रमुख गुण क्या है। और आज विश्व के तमाम देशों में अगर शासन प्रणाली पर ध्यान दिया जाए तो वर्तमान विश्व में लोकतांत्रिक शासन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। विश्व के अंतर्गत देखा जाए तो आज की डेट में कौन सी शासन प्रणाली? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे अधिक लोकप्रिय है। और इसके चाहे जेएस मिल हो, मैजिन, लॉर्ड ब्राइट जैसे विचारकों ने लोकतंत्र की विचारधारा का प्रबल समर्थन भी किया है। कौन कौन? जेएस मिल, जिनकी महत्वपूर्ण किताबें ऑन लिबर्टी, मैजनी, लॉर्ड ब्राइट जैसे विचारों ने तो लोकतंत्र की बड़ी ही खुले मन से क्या किया है? प्रशंसा किया, समर्थन किया। और लोकतंत्र के गुण क्या हैं? लोकतंत्र के गुण हैं क्या, वह उस पर ध्यान दीजिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है जनता का शासन है, और जनता का शासन होने के नाते शासन की नीतियों से जनता जुड़ी रहती है, और संसद की नीतियों से जनता जुड़ी रहती है। शासन पे किसी भी प्रकार का बात, किसी भी ढंग से अगर कार्य करना पड़ता है तो जनता उसमें शरीक होती है। तो सबसे पहले लोकतंत्र का गुण है देशभक्त की भावना का पनपना। देशभक्त का जो भावना लोकतंत्र के अंदर आ रही है, यह इसका सबसे बड़ा गुण है। यह शासन व्यवस्था में लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाती है। लोग देश को अपना देश समझते हैं, और जब अपना समझेंगे तभी वही भक्ति आएगी। कहीं भी अपनेपन पर आएगा तो उसके प्रति वही भक्ति आएगी। अगर अपनापन नहीं है तो वहां से भक्ति नहीं हो सकती, चाहे जो हो। तो देश में से अपनेपन को कौन लाया? लोकतंत्र आया कि आम जनमानस भी शासन की नीतियों पर नजर रखती रहती है, और शासन इन नजर रखने की वजह से कल्याणकारी कार्यों को करती रहती है। और इसके लिए बड़े से बड़े अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के ही नाते देश का बड़ा बड़ा बलिदान होते हुए देखा गया। तो देश के अंदर सबसे बड़ी देशभक्ति की भावना को बढ़ाती है। देश में को अपना देश समझते हैं, इसके लिए बड़े से बड़े बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं, और हुए भी हैं। किसके लिए? लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की भावनाओं को परखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए देशभक्ति की भावनाएं ज्यादा पनपती। दूसरा गुण क्या है? राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना। देश भावनाओं के साथ साथ राष्ट्र का एक चरित्र भी निकल कर आता है, और राष्ट्र की चरित्र किसी भी देश की उन्नति, चाहे कहिए चाहे उसकी क्या कहिए औन्नति, चाहे देश की उन्नति हो बच्चों, चाहे औन्नति हो, उस देश के लोगों के चरित्र पर ही निर्भर करती है। देश का उन्नत होना, औन्नत होना उस देश के लोगों के चरित्र पर भी निर्भर करता है। लोकतंत्र नागरिकों में राष्ट्रीय चरित्र के गुण पैदा करता है। लोकतंत्र देश में क्या करता है? राष्ट्रीय चरित्र का क्या करता है? गुण पैदा करता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील सरकार। लोकतंत्र प्रगतिशील सरकार है। इसमें चाहे राजनीतिक देखिए, आर्थिक देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार किए जाते हैं। प्रगतिशील है, यह रूढ़वादी नहीं बल्कि प्रगतिशील है। इसमें राजनीतिक क्षेत्र में सुधार हो रहा है, आर्थिक में हो रहा है, सामाजिक में हो रहा है, सांस्कृतिक सुधार किए जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि इस बात का प्रयास करते हैं शासन में अधिक से अधिक सुधार किए जाएं, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए। यहां बुराइयों को दूर करने का अनवरत प्रयास किया जाता है। तो यह एक कैसी सरकार है? प्रगतिशील सरकार है। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देना। लोकतंत्र सरकार चुनाव की
सरकार है। लोकतंत्र सरकार चुनाव की सरकार। जनता चुनाव में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों को जहां चुनती है तथा शासन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जहां भाग लेती है, और इन्हीं कार्यों से जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। कारण है शासन सत्ता में डायरेक्ट भागीदारी होने के नाते, शासन में मतदान देने के नाते जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है। और चुनाव वह कैसे करे, किसे चुने, इस बात के लिए इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो लोकतंत्र के प्रमुख गुण क्या हैं? देशभक्त, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देना, यह इसके महत्वपूर्ण गुण हैं। चले बच्चों, अगले प्रश्न को देखा जाए। क्रांति की आशंका का अभाव, इसका एक गुण और भी है। इसमें कौन सा गुण है? क्रांति की आशंका। लोकतंत्र में क्रांति होने की आशंका बिल्कुल नहीं रह जाती। क्रांतियां बहुत सुना गया होगा, लेकिन लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में बच्चों क्रांति होने की संभावना नहीं रहती। अगर शासन सत्ता से जनता सहमत है तो आने वाले 5 सालों में चुनाव के माध्यम से उसे अपदस्थ कर सकती है। लोग तो यही कह रहा, क्रांति की आशंका का क्या है? अभाव है। लोकतंत्र में सरकार को बदलना बड़ा आसान होता है। वोट द्वारा बिना किसी खून खराबे के सरकार को बदला जा सकता है। सरकार को बदलने के लिए किसी तरह क्रांति अथवा विद्रोह की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरा गुण इसका क्या है? कानूनों का वास्तविक पालन। यहां कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। कानून की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है। लोकतंत्र का एक बिल्कुल आधार स्तंभ है। यहां कहा जा रहा है लोकतंत्र में लोग कानूनों का पालन स्वाभाविक रूप से करते हैं। उन्हें करना ही स्वाभाविक रूप से, और स्वयं ही कानून बनाते हैं अथवा जनता की इच्छा अनुसार कानून बनाए जाते हैं। इसलिए कानून के उल्लंघन की संभावना बहुत, देश में जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वह जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। इसलिए इसके उल्लंघन की कोई संभावना ही नहीं बनती, बहुत कम रहती है। अगर उल्लंघन की कहा जाए तो इसके उल्लंघन की संभावना बहुत कम रही। सभी लोगों का कल्याण। लोकतंत्र लोगों का शासन है, अर्थात जनता का शासन है। शासन की शक्तियां टोटल जनता में निहित है और समस्त जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति की जाती है। किसी विशेष वर्ग के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। खैर, कोई वर्ग विशेष के लिए लोकतंत्र नहीं है, बल्कि समस्त देश में रहने वाले नागरिकों के कल्याण की बात की जाती है। तो यह क्या है? सभी लोगों का कल्याण। समानता के सिद्धांत पर आधारित। लोकतंत्र का पूरी तरह से किस पर आधारित है? समानता पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति को शासन भाग लेने का अधिकार होता है और धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहां पर यह बातें कही गई हैं कि समानता के सिद्धांत को, चाहे वह विधि के समानता हो, चाहे धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव करने का भी प्रतिषेध किया गया है। स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण है। समुदाय बनाने, धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने, भाषण देने, प्रेस आदि की स्वतंत्रता सबको प्राप्त होती है। चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जनता शासन की बागडोर एक दल से छीनकर दूसरे दल को दे सकती है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल में जाएंगे तो 19 में देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, घूमने टहलने आदि की स्वतंत्रता प्राप्य। और यह स्वतंत्रता चुनाव के माध्यम से जनता पर कोई बिना दबाव बनाए वह शासन सत्ता को अगर उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो सत्ता से पदच्युत किया जा सकता है। प्रशासन में स्थिरता तथा उत्तरदायी। लोकतंत्र शासन जनता की इच्छा अनुसार चला जाता है। यह शासन कैसे चलती है? जनता की इच्छा। जब तक सरकार जनता की इच्छा अनुसार का ध्यान रखती है वह अपने पद पर बनी रहती है। सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता सरकार को बदल भी सकती है। जनता के हर नीतियों, भावनाओं के, उनकी इच्छाओं के अनुरूप शासन सत्ता का संचालन हो करना है। अगर उनकी अनुरूप नहीं करेंगे तो आने वाले 500 सालों में बदला जा सकता है। तो यह लोकतंत्र के क्या थे? महत्वपूर्ण गुण थे।
अगले प्रश्न में देखा जाए। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के लिए किस तरह प्रयत्नशील है? व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं? यहां कह रहा लोकतांत्रिक सरकारों में नागरिकों की गरिमा, किसकी? नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के लिए किस तरह प्रयत्नशील है? नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में अगर देखा जाए, नागरिकों की गरिमा और किसका? स्वतंत्रता के संदर्भ में अगर हम देखें तो लोकतंत्र शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से अधिक क्रियाशील है। जहां तक नागरिकों को सम्मान, व्यक्ति की गरिमा और उसका सम्मान की बात है, तो लोकतंत्र के अंतर्गत देखा जाए तो नागरिकों की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लोकतंत्र शासन प्रणाली जैसी कोई अन्य शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त दिखाई नहीं देती। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाने का इच्छुक होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लोगों के बीच में एक कैडर का अगर है तो वह उसी अनुरूप सम्मान पाने का इच्छुक होता है। अगर लोकतंत्र में टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। लोकतंत्र में या कहीं भी शासन में क्रांति भी तभी आएगी जब असमानता का रूप दिखाई देता, अपने लोगों के बीच में असमान रूप से व्यवहार किया जाए। तो लोकतंत्र के अंतर्गत अपने लोगों के बीच, अपने कैडर के बीच किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार नहीं किया है। तो गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। अगर देखा जाए व्यक्ति की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता को अगर बनाए रखना ही लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। वैसे लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर भी जो समाज लंबे समय से गुलाम रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति समान हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का क्या करती है? सम्मान नहीं करती, फिर जो समाज लंबे समय से गुलाम रहे उनके लिए यह एहसास कराना आसान नहीं कि सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। तो लोकतंत्र का सबसे पवित्र मजबूत कड़ी व्यक्ति की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना, और यह अन्य प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में नहीं दिखाई देता। तो अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कि लैंगिक भेदभाव समाप्त करने में सहायक। अन्य शासन प्रणालियों में लैंगिक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लैंगिक भेदभाव समाप्त करने में सब दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान हैं। दुनिया के अधिकांश समाज क्या हैं? दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान है, और इस पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत बच्चों, महिलाओं के एक लंबे संघर्ष के बाद यह माना जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। इस पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत बहुत दिनों बाद महिलाओं के अथक प्रयास आंदोलन के बाद, नारीवादी आंदोलनों के द्वारा यह समानता का व्यवहार लाया जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार होना चाहिए, और यह लोकतंत्र की क्या है? जरूरी शर्त है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा देते हुए सभी, चाहे आर्थिक हो क्षेत्र, राजनीतिक हो, सामाजिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं। पुरुषों और स्त्रियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। स्त्रियों की साक्षरता को सुधारने के लिए बहुत से स्कूल, कॉलेज खोले गए। आज महिलाओं में को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार महिलाओं की गरिमा के लिए बहुत से काम किए गए। अगला है जातिगत असमानता को दूर करने में साहब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे, अवसर के दावों को बल दिया।
भारत में जाति व्यवस्था, यहां कहा गया है, आर्टिकल हमारा कहता भी है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं मिलता। भारत में जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए आज अनुच्छेद 17 के तहत जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता कानून बनाया गया, जिसके बारे में छुआछूत के व्यवहार का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी जातियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए हैं और पिछड़ी हुई जातियों को अपना उत्थान करने के लिए उन्हें और लोगों के बराबर लाने के लिए विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। तो यहां पर जातिगत असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। अगले देखा जाए प्रश्न को, अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की 4 आवश्यक दशाएं क्या हैं? शासन व्यवस्था के मूल्यांकन या शासन व्यवस्थाओं का अगर हम अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट है। शासन की अगर अन्य व्यवस्थाएं, चाहे हम राजतंत्र शासन, चाहे तानाशाहियों का देखें, इन शासन व्यवस्थाओं में जो अब तक दिखाई गई उनमें लोकतंत्र की जो व्यवस्था है अन्य शासन व्यवस्थाओं से ये क्या है, उत्कृष्ट है, काफी अच्छी है। तानाशाही तथा अन्य व्यवस्थाएं इसकी अपेक्षा देखा जाए तो काफी दोषपूर्ण हैं, लोकतंत्र की अपेक्षा काफी दोषपूर्ण लगती है। लोकतंत्री शासन को दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बताने के लिए बताया क्यों जा रहा है? लोकतंत्र शासन दूसरी शासन व्यवस्था से अच्छा बताया क्यों जा रहा है? इसके निम्नवत कारण हैं। पहला है कि इसमें नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात समानता का अधिकार देता है। अधिकार के रूप में भी है आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल नहीं याद करना, केवल आपको यह याद करना, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। इसमें निर्णयों में उत्कृष्टता आती है, टकराव को टालने संभालने का समाधान देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की संभावनाएं होती हैं। आज ज्यादातर लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। अगर देखा जाए उतनी बड़ी नहीं है, इस वजह से हम थोड़ी सी दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखें तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, सिद्धांतिक रूप से अगर कहें तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, परंतु अगर यही बात हम व्यवहार में इसे ये अच्छा नहीं माना जाता। इस संकोच के चलते लोकतंत्र के परिणामों पर अधिक गहराई से विचार करना आवश्यक हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से तो सबसे अच्छा, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसके कुछ नहीं होते, इसीलिए इस पर विचार करना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। वर्तमान विश्व में देखा जाए तो 100 से अधिक देश किसी न किसी तरह से क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का दावा करते हैं। 100 से अधिक देशों में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इनका अपना औपचारिक संविधान भी है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही साथ अपने नागरिकों को कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति पर आइए, यह जो बातें हमने कहा कि लोकतंत्र व्यवस्था को चलाने का दावा करते हैं, इनका देखा जाए तो अधिकांश देशों में क्या है, औपचारिक संविधान है, चुनाव भी समय पे हो रहे हैं, राजनीतिक दल भी है प्रत्येक लोकतंत्र में, और सभी लोकतांत्रिक दल अपने नागरिकों को कुछ न कुछ अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व अधिकांश देशों में प्राय समान रूप से पाए जाते हैं।
लेकिन ये अधिकांश देशों में समान होने पर भी सामाजिक स्थिति और कौन सी आर्थिक उपलब्धियां और अपनी सांस्कृतिक मामलों में कितने मामलों में सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धि और सांस्कृतिक मामलों में ये एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कुछ मौलिक चीजें तो हैं समान, लेकिन इन बिंदुओं पे देखा जाए तो बहुत कुछ एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं। स्पष्ट इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणामों पर भी प्रभाव पड़ता है। एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह आवश्यक नहीं है। एक जगह जैसी हो वह दूसरी जगह हो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कानून उसी रूप में बनाई जाती जिस रूप में देश की जनता और नागरिकों के हित की बातें छिपी हों। वह देश अपने नागरिकों के हितार्थ उसी प्रकार का कानून बनाता है। इसलिए कुछ बेसिक चीजों को छोड़ दिया जाए तो कुछ क्षेत्रों पर वहां की सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर, वहां की आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर और सांस्कृतिक मामलों में एक लोकतंत्र से दूसरे लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में कुछ क्या मिलता है, अलग अलग पैमाने दिखने लगते हैं। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके पहले अगले प्रश्न की शुरुआत करने के पहले बच्चों पुनः हम अगले टर्न पर मिलेंगे और क्लास को समाप्त करने के पहले आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं यह क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं।